द डीप डाइव की इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो भले ही कंप्यूटर स्क्रीन के किसी कोने में चुपचाप पड़ा रहता हो, लेकिन डिजिटल दुनिया की पूरी इमारत उसी पर खड़ी है। बिल्कुल सही बात है। और आज हमारे पास जो स्रोत है वो है दृष्टि कंप्यूटर एजुकेशन के डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के नोट्स, यानी DCA के नोट्स। ये सच में एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन देते हैं। हाँ, और इस चर्चा का मेरा मतलब है, हमारा आज का जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि नोटपैड जैसा एकदम साधारण और डिफॉल्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर आखिर कैसे कंप्यूटर साक्षरता की सबसे मजबूत नींव रखता है। वैसे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि लोग अक्सर इसे बस एक हल्का फुल्का टूल समझ लेते हैं। वही तो चलिए इसे समझते हैं और बिना किसी उलझन के इन बुनियादी डिजिटल कामों के पीछे छिपे विज्ञान में कदम रखते हैं। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना आज के समय में और भी जरूरी हो जाता है। क्या है ना, आजकल हर तरफ भारी भरकम AI से चलने वाले सॉफ्टवेयर्स का शोर। हाँ, हर चीज ऑटोमेटेड हो गई है। बिल्कुल। और ऐसे में ये नोट्स हमें वापस उन जड़ों की तरफ ले जाते हैं। कहाँ से मेरा मतलब है, जहां से डिजिटल इंटरैक्शन की शुरुआत हुई थी। नोटपैड सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक वर्कशॉप है। एक वर्कशॉप जहां टेक्स्ट एडिटिंग के सबसे पहले नियम बनाए गए थे। एकदम सही। अब दृष्टि कंप्यूटर एजुकेशन के नोट्स जिस तरह से इस टूल को पेश करते हैं वो काफी अलग नजरिया देता है। नोट्स में साफ बताया गया है कि ये हर विंडोज सिस्टम में बाय डिफॉल्ट मिलने वाला सॉफ्टवेयर है। और इसे खोलने का जो तरीका बताया गया ना, वो सबसे खास है। हाँ, आमतौर पर क्या होता है, माउस पकड़ा, आइकॉन ढूंढा और क्लिक कर दिया। वही सबसे आसान लगता है लोगों को। एंटर दबाइए। हाँ, ये माउस वाले तरीके से बिल्कुल अलग है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये तरीका अपने आप में कंप्यूटर लिटरेसी का एक बड़ा वैचारिक सबक है। जब कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर निर्भर रहने के बजाय आधा सीधे कीबोर्ड से कमांड टाइप करता है ना, तो वो सिस्टम के लॉजिक के थोड़ा और करीब आ जाता है। बिल्कुल। ये प्रोसेस हमें ये एहसास दिलाती है कि उन रंग बिरंगे आइकन्स के पीछे असल में टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स ही अपना काम कर रहे हैं। और जब ये नोटपैड खुलता है तो इसका इंटरफेस उस कमांड लाइन लॉजिक की तरह बिल्कुल सीधा और साफ दिखता है। कोई शोर शराबा नहीं। वही ना, सबसे ऊपर एक टाइटल बार है, दाएं कोने में क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के बटन्स हैं और बीच में एक बहुत बड़ा सा वर्क एरिया। बस और कुछ नहीं। हाँ, कोई एक्स्ट्रा टूल बार नहीं, कोई रिबन नहीं। देखिए, इस इंटरफेस की सबसे बड़ी खूबी ही इसका खालीपन है। आज के मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर्स को अगर देखें तो उसमें लेआउट, फॉर्मेटिंग, डिजाइन और इतने सारे टूल्स होते हैं कि स्क्रीन पर देखते ही ना एक तरह का कॉग्निटिव लोड आने लगता है। यानी दिमाग पर एक बोझ सा महसूस होता है। हाँ, ध्यान भटकने लगता है। लेकिन नोटपैड का ये खाली वर्क एरिया बिना किसी ग्राफिक्स की उलझन के सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करने की आजादी देता है। और इसी खाली कैनवस पर काम शुरू करने के लिए नोट्स हमें सबसे पहले फाइल मेन्यू की तरफ ले जाते हैं, जो कि हर सॉफ्टवेयर का सबसे बुनियादी हिस्सा होता है। बिल्कुल। इसमें नई फाइल के लिए न्यू, जिसका शॉर्टकट Ctrl+N है, नई विंडो के लिए न्यू विंडो यानी Ctrl+Shift+N, और पहले से बनी फाइल खोलने के लिए ओपन यानी Ctrl+O जैसे ऑप्शंस हैं। ये शॉर्टकट्स ऐसे हैं जो लगभग हर जगह काम आते हैं। पर यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है जब नोट्स बहुत ही बारीकी से सेव और सेव एज के बीच का टेक्निकल अंतर समझाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। सेव का शॉर्टकट Ctrl+S है और सेव एज का Ctrl+Shift+S, लेकिन इनका जो असली काम है वो डेटा प्रेजर्वेशन के शुरुआती नियम तय करता है। डेटा प्रेजर्वेशन यानी जानकारी को बचाकर रखना। कंप्यूटिंग का सबसे नाजुक हिस्सा यही है। नोट्स यहाँ एकदम साफ चेतावनी देते हैं। हाँ, कि जब तक कोई डॉक्यूमेंट सेव नहीं होता वो सुरक्षित नहीं है। सुनने में ये शायद बहुत ही कॉमन बात लगे, लेकिन ये कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी यानी रैम और परमानेंट स्टोरेज यानी हार्ड ड्राइव के बीच के फर्क को समझने की पहली सीढ़ी है। रैम में डेटा बस तब तक है जब तक कंप्यूटर चल रहा है, और सेव पर क्लिक करते ही वो करंट डॉक्यूमेंट परमानेंट हो जाता है। लेकिन फिर सेव एज का क्या रोल है? ये प्रोसेस में एक नई लेयर जोड़ देता है। नोट्स बताते हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है और उसे किसी दूसरे नाम से सेव करना है या उसका डुप्लीकेट बनाना है, हाँ, तब सेव एज का इस्तेमाल होता है। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सेव एज असल में किसी फाइल की लाइफ साइकिल में एक नया रास्ता बनाता है। इसे हम टेक की भाषा में एक फोर्क बनाना कह सकते हैं। जैसे किसी पुराने ड्राफ्ट को बिना छेड़े उसी के बेस पर नया ड्राफ्ट शुरू करना। बिल्कुल वही।
ओरिजिनल डेटा एकदम सेफ रहता है और आपको एक नई पहचान के साथ उसी डेटा की एक कॉपी मिल जाती है। अगर ध्यान से सोचें तो ये मॉडर्न वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स का बहुत ही अर्ली और बेसिक फॉर्म है। वाह, ये तो सोचा ही नहीं था। इसके बाद नोट्स में काम को डिजिटल दुनिया से बाहर निकालकर पेपर पर लाने की बात की गई है। प्रिंटिंग की बात हो रही है यहाँ। हाँ, पेज सेटअप और प्रिंट, जिसका शॉर्टकट Ctrl+P है, पेज सेटअप में मार्जिन और साइज के साथ साथ ना हेडर और फुटर का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण है नोट्स में? नोट्स के हिसाब से हम हेडर में IO कंप्यूटर जोन और फुटर में बाय DK वर्मा सेट कर सकते हैं। हाँ, ये एग्जाम्पल दिखाता है कि भले ही नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर हो, पर इसमें प्रिंटिंग के बेसिक रूल्स सेट हैं। हाँ, हर पेज के ऊपर और नीचे एक स्पेसिफिक टेक्स्ट फिक्स हो जाता है। सही बात है। हेडर और फुटर तय करते हैं कि कागज के हर पन्ने पर कौन सी जानकारी हमेशा दिखनी चाहिए। ये रॉ टेक्स्ट को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाने का पहला कदम है। और अगर हम अब एडिट मेन्यू की तरफ चलें, तो यहाँ डिजिटल दुनिया के कुछ सबसे गहरे नियम मिलते हैं। शुरुआत होती है अंडू से, यानी Ctrl+Z। हाँ, अंडू सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फीचर। हाँ, जो गलतियां सुधारने का मौका देता है। लेकिन नोट्स यहाँ सॉस में छुपे एक बेहद खास नियम को सामने रखते हैं। नोटपैड में हम एक बार से ज्यादा पीछे या बैक नहीं जा सकते। और मेरे हिसाब से ये नोटपैड का सबसे फिलॉसफिकल पहलू है। फिलॉसफिकल कैसे? देखिए, आज के एडवांस सॉफ्टवेयर में हमारे पास अनलिमिटेड अंडू का ऑप्शन होता है। अगर 20 गलतियां भी हो जाए तो बस Ctrl+Z दबाते रहिए और सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। इस अनलिमिटेड छूट ने ना टाइपिंग करते वक्त हमें थोड़ा लापरवाह बना दिया है। हमें पता है कि हर गलती मिटाई जा सकती है। बात तो सही है। लेकिन नोटपैड की ये सिर्फ एक बार अंडू वाली जो स्ट्रिक्ट लिमिट है, ये एक तरह का डिजिटल डिसिप्लिन लागू करती है। यानी लिखने वाले को और ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। हाँ, अगर लगातार 2 बड़ी गलतियां हो गईं तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये टूल डिमांड करता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो पूरे ध्यान और एक्यूरेसी के साथ करें। इस डिजिटल डिसिप्लिन वाले पॉइंट के बाद नोट्स कट यानी Ctrl+X, कॉपी यानी Ctrl+C और पेस्ट यानी Ctrl+V पर आते हैं, जो कि हर कंप्यूटर यूजर का ब्रेड और बटर है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी एक बहुत लॉजिकल बात क्लियर की गई है। बिना कट या कॉपी किए पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। और ये शर्त क्लिपबोर्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्लिपबोर्ड वही इनविजिबल टेम्पररी मेमोरी ना? हाँ, बिल्कुल। जहां डेटा तब तक होल्ड पर रहता है जब तक उसे कहीं और पेस्ट ना किया जाए। जब नोट्स कहते हैं कि पेस्ट करने से पहले कट या कॉपी करना जरूरी है, तो वो दरअसल ये समझा रहे हैं कि कंप्यूटर हवा में से कुछ नहीं बना सकता। उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। एग्जैक्टली। उसे बताना पड़ता है कि टेम्पररी मेमोरी में क्या सेव करना है। कट और कॉपी उसी मेमोरी को भरने के इंस्ट्रक्शंस हैं, और पेस्ट उस मेमोरी को खाली करके स्क्रीन पर लाने का कमांड है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। डेटा मैनेज करने के इन टूल्स के अलावा इस पुराने से दिखने वाले नोटपैड में एक एकदम नया और मॉडर्न फीचर भी है। कौन सा फीचर? सर्च विद बिंग, जिसका शॉर्टकट Ctrl+E है। नोट्स में इसका एक स्क्रीनशॉट भी है। वहां दिखाया गया है कि अगर AIO कंप्यूटर जोन टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये फीचर यूज करें तो वो सीधा बिंग सर्च इंजन पर खुल जाता है। तो ये तो सीधे इंटरनेट से जुड़ने वाली बात हो गई। हाँ, रिजल्ट्स में उस नाम से जुड़ी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल वगैरह दिखने लगते हैं। अगर हम इसे बड़े परिक्षेप से जुड़ें तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन लगता है। एक ऐसा टूल जो हमेशा से ऑफलाइन काम करने और अपनी सादगी के लिए जाना जाता था, अब वो सीधे वेब सर्च से जुड़ गया है। माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम को एक जगह लाने का ये बढ़िया तरीका है। अब किसी शब्द का मतलब ढूंढना हो तो अलग से ब्राउजर खोलने की जरूरत नहीं है, बस टेक्स्ट सेलेक्ट किया, शॉर्टकट दबाया और ऑफलाइन टेक्स्ट तुरंत एक ऑनलाइन सर्च क्वेरी बन गया, बिल्कुल सीमलेसली। ऑनलाइन सर्च के अलावा डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा ढूंढने के टूल्स भी इस एडिट मेन्यू में है। फाइंड यानी Ctrl+F, फाइंड नेक्स्ट के लिए F3, फाइंड प्रीवियस के लिए Shift+F3 और रिप्लेस यानी Ctrl+H। इनकी वर्किंग को समझना भी डेटा मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा है। नोट्स में इसे समझाने के लिए कुछ खास नामों का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मदान, DK वर्मा, सोनम और चांदनी। ये नामों का जो एग्जाम्पल है ना, ये बेसिक डेटाबेस क्वेरीज को समझने के लिए परफेक्ट है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है और उसमें से सिर्फ सोनम ढूंढना है, तो हर एक लाइन को मैन्युअली पढ़ना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हाँ, वहाँ फाइंड फीचर प्योर डेटा को एक मशीन की तरह स्कैन करता है
और फाइंड नेक्स्ट उस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। ताकि अगर वो नाम डॉक्यूमेंट में 10 बार आया है तो हर एक जगह उसे देखा जा सके। सही बात है। और रिप्लेस का ऑप्शन तो इसे एक लेवल और ऊपर ले जाता है। हाँ, अगर किसी नाम की स्पेलिंग 100 जगह गलत हो गई है तो एक बार में सब रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा एडिट मेन्यू में किसी खास लाइन पर सीधे जाने के लिए गो टू यानी Ctrl+G और टाइम और डेट डालने के लिए F5 शॉर्टकट का भी जिक्र है। F5 वाला फीचर उन लोगों के लिए बड़ा काम का है जो नोटपैड में सिस्टम लॉग्स या डेली डायरी मेंटेन करते हैं। हाँ, टाइम स्टैम्प लग जाता है। बिल्कुल, हर एंट्री के आगे एक एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प लग जाता है जो ट्रैकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इन सब एडिटिंग टूल्स के बाद अब आते हैं फॉर्मेट मेन्यू और व्यू मेन्यू की तरफ। यहाँ टेक्स्ट दिखेगा कैसे ये तय होता है। यहाँ वर्ड रैप का ऑप्शन सबसे खास है। हाँ, नोट्स में बताया गया है कि अगर वर्ड रैप ऑन है तो लिखा गया सारा टेक्स्ट विंडो की बाउंड्रीज के अंदर ही दिखेगा। लेकिन अगर इसे ऑफ कर दिया जाए तो टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रूप से एक ही लाइन में बस आगे बढ़ता ही चला जाएगा। इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, हाँ। वो विजुअल रेंडरिंग और स्ट्रक्चरल डेटा के बीच का अंतर समझाता है। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए इसे। देखिए, जब वर्ड रैप ऑन होता है तो सॉफ्टवेयर सिर्फ आपकी आंखों को आराम देने के लिए लाइन को स्क्रीन के एंड से मोड़कर नीचे ले आता है, ताकि हमें बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। हाँ, लेकिन सिस्टम के बैकएंड में यानी कंप्यूटर की नजर में वो लाइन तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप कीबोर्ड से एंटर बटन ना दबाएं। इसे शायद सॉफ्ट रिटर्न और हार्ड रिटर्न कहते हैं। एकदम सही पकड़ा। वर्ड रैप बस एक विजुअल इल्यूजन, एक दृष्टिभ्रम पैदा करता है ताकि टेक्स्ट आसानी से पढ़ा जा सके। और यहीं पर मेमो नोट्स एक बहुत ही टेक्निकल इशू को सामने रखते हैं। ये साफ बताया गया है कि गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए ये जरूरी है कि वर्ड रैप ऑफ हो। ये क्लैश वाली बात। हाँ, जब तक वर्ड रैप ऑन रहेगा तब तक गो टू का ऑप्शन हिडन यानी डिसेबल रहेगा। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि फीचर्स आपस में कैसे जुड़े हैं और कैसे टकराते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा गो टू का काम है किसी एक स्पेसिफिक लाइन नंबर पर जाना, और लाइन नंबर सिस्टम कैसे गिनता है? एंटर दबाने से। हाँ, लेकिन जब वर्ड रैप ऑन होता है तो एक ही बड़ी लाइन छोटी विंडो होने की वजह से टूटकर 3-4 लाइंस में दिखने लगती है। अब इससे सिस्टम में एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। यानी स्क्रीन पर दिखने वाली लाइंस की गिनती अलग और बैकएंड की असली लाइंस की गिनती अलग। वही तो, सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है कि यूजर कौन सी लाइन नंबर पर जाना चाहता है, विजुअल लाइन या असली स्ट्रक्चरल लाइन। ओह, इसीलिए नोटपैड ये स्ट्रिक्ट रूल लगाता है कि पहले वर्ड रैप बंद करो तभी गो टू काम करेगा। बिल्कुल, ये रूल इंश्योर करता है कि स्क्रीन पर दिखने वाली हर लाइन सच में एक अलग लाइन हो। ये एक छोटी सी पाबंदी जरूर है, लेकिन ये दिखाती है कि बैकएंड की डेटा इंटेग्रिटी को विजुअल सुविधा से हमेशा ऊपर रखा जाता है। वाह, इतनी गहरी लॉजिक है इसके पीछे। इसके बाद फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट का ऑप्शन भी है, जहां से स्टाइल, साइज वगैरह बदल सकते हैं। लेकिन इसमें भी नोटपैड की अपनी एक लिमिट है। हाँ, नोट्स कहते हैं कि इसमें जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट पर एक साथ लागू होगा। आप किसी एक शब्द को अलग से बोल्ड या बड़ा नहीं कर सकते। ये लिमिट ही नोटपैड की पहचान है। ये MS वर्ड की तरह कोई रिच टेक्स्ट एडिटर नहीं है, ये एक प्लेन टेक्स्ट एनवायरनमेंट है। प्लेन टेक्स्ट यानी जिसमें कोई हिडन फॉर्मेटिंग ना हो। हाँ, इसमें बैकग्राउंड में कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं होता, और इसी वजह से प्रोग्रामर्स आज भी कोड लिखने के लिए या टेक्स्ट से कचरा फॉर्मेटिंग हटाने के लिए नोटपैड का ही यूज करते हैं। जो स्क्रीन पर दिखता है ठीक वही पीछे सेव होता है। और आखिर में नोट्स व्यू मेन्यू और हेल्प मेन्यू पर आते हैं। व्यू में जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है ताकि फॉन्ट साइज बदले बिना टेक्स्ट को बड़ा छोटा करके देखा जा सके। और स्टेटस बार भी तो है। हाँ, स्टेटस बार को हाइड या अनहाइड करने का ऑप्शन। ये सबसे नीचे वाली वो पट्टी है जो हमेशा बताती है कि इस वक्त कर्सर कौन सी लाइन और कौन से कॉलम में है। स्टेटस बार का सीधे लाइन और कॉलम से जुड़े होना वापस इस टूल के स्ट्रक्चरल फोकस को ही दिखाता है। और हेल्प मेन्यू से जानकारी या फीडबैक दी जा सकती है। तो आखिर इस सब का आखिर मतलब क्या है? दृष्टि कंप्यूटर एजुकेशन के इस पूरे मटेरियल को ध्यान से समझने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि नोटपैड सिर्फ टाइप करने का टूल नहीं है। ये एक पूरी वर्कशॉप है।
हाँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को समझने की सबसे बढ़िया और बिना रुकावट वाली वर्कशॉप, Ctrl+C और Ctrl+V से क्लिपबोर्ड को समझना हो, या वर्ड रैप और गोटू के जरिए विजुअल और स्ट्रक्चरल डेटा का फर्क समझना हो। या फिर सेव और सेव एज के जरिए डेटा सेफ रखना हो। ये चर्चा बताती है कि मुश्किल सॉफ्टवेयर सीखने से पहले इन बेसिक चीजों पर पकड़ बनाना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। कैसा सवाल? देखिए, आज के इस दौर में जहां हमारे पास एआई से चलने वाले वर्ड प्रोसेसर्स हैं जो ऑटोमेटिक ग्रामर ठीक कर देते हैं, स्पेलिंग सही कर देते हैं और अनलिमिटेड अंडू भी देते हैं। हाँ, तो ऐसे में क्या नोटपैड जैसी चरम सादगी, वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन वाला खाली कैनवस और खास तौर पर उसकी सिर्फ एक बार अंडू करने की वो लिमिट, क्या ये सब वास्तव में हमें लिखते वक्त ज्यादा ध्यान केंद्रित करने वाला और अपनी गलतियों के प्रति अधिक सतर्क रहने वाला लेखक बना सकती है? क्या इन एडवांस्ड फीचर्स के दौर में कम फीचर्स को होना ही अपने आप में एक सबसे बेहतरीन फीचर है? सच में ये सोचने वाली बात है कि क्या हम टूल चला रहे हैं या टूल हमें चला रहा है। और इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ द डीप डाइव की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले विषय पर।